नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कृषि कानून को लेकर इस देश में कोहराम मचा हुआ है और हमारे किसान भाई बड़ी तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली आने वाले सभी रास्ते जो हरियाणा और पंजाब के रास्ते आते हैं सब पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। हमारे किसान भाई दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली आकर वो चाहते हैं कि वो अपनी बात केंद्रीय हुकूमत के समक्ष रखें और कृषि कानूनों को लेकर जो बदलाव सितंबर के महीने में भारत की संसद ने किया है उसको लेकर वो खासा विरोध दर्ज करा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन किसानों के हित की बात सरकार कर रही है, जिन किसानों को लाभ दिए जाने की बात सरकार कर रही है, वही किसान अब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान नहीं चाहते कि इस कानून को लागू किया जाए। किसान इस कानून को रद्द किए जाने और इसको अमल में न लाए जाने के लिए एक बड़ा आंदोलन पिछले काफ़ी वक्त से पंजाब और हरियाणा में कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पर पंजाब और हरियाणा में किसान काफ़ी संगठित हैं और कृषि को उन्होंने अपने आय का मुख्य जरिया बना रखा है। किसान भाई चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो ताकि उनकी खेती बाड़ी सुरक्षित रहे और वो अपना कार्य ठीक से कर पाए। उनकी नाराजगी के केंद्र बिंदु मुख्य रूप से यही 3 बिल हैं और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका कोई भी जिक्र इस बार कानून में नहीं किया गया है। इसको लेकर खास नाराजगी है। जमाखोरी को लेकर या अंधाधुंध खरीद को लेकर या असीमित मात्रा में भंडारण की भी जो छूट प्राइवेट सेक्टर को मिली है, इसको लेकर भी खासी नाराजगी किसान भाइयों में है। मसला इस बात का है कि भारत की सरकार ने कानून बनाते वक्त किसानों से बात नहीं की, किसान संगठनों से अप्रोच नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि अब 3 महीने के बाद वही किसान सड़क पर आ गए हैं। सरकार ने भी हठधर्मिता दिखाई है कि सरकार अब तक इनसे बात नहीं कर रही है और ना इनको दिल्ली के भीतर एंट्री दे रही है। किसान चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें, लेकिन बात रखने के लिए उनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पा रहा जहां वो जाना चाहते हैं, जंतर मंतर। सरकार कह रही कि नहीं, आप बुराड़ी तक सीमित रहो, दिल्ली का आउटर इलाका। मामला यही फंसा हुआ है। इधर गाजियाबाद बॉर्डर जो यूपी बॉर्डर है, यहां पर भी भारतीय किसान यूनियन के बड़े तादाद में किसानों ने वहां पर डेरा जमा रखा है। वो दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में समाधान संवाद से निकलता है। भारत सरकार को संवाद करना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। आप कहते हैं किसी ने बरगलाया है, ओके, हो सकता है बरगलाया हो, तो आपका काम क्या है कि आपका काम यह है कि उनसे बात करें और उनके मन में कोई भ्रम है तो उसको दूर करें, उनको आशंकाएं हैं तो उसको खारिज करें, उसको निर्मूल साबित करें। एक्ट से दिखना चाहिए कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसी का रास्ता रोक के, लोकतांत्रिक अधिकार को रोक करके, उनको धरना प्रदर्शन करने के से रोकने से या उनको दिल्ली ना पहुंचने देने से किसी भी शंका का, किसी भी विवाद का समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान तब होगा जब वो दिल्ली आएं और बात करें, या आप जाएं उनसे बात करें। डेमोक्रेसी में, एक मजबूत डेमोक्रेसी में, सरकारें जनता के पास जाती हैं, उनका वोट मांगती हैं, सरकारें बनती हैं। जनता, अपनी सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। अब जब जनता सड़क पर है तो सरकार का कर्तव्य है कि जनता के पास जाएं। इन्होंने आपको वोट दिया है, नहीं दिया, ये कोई मायने नहीं रखता। इनमें से हर एक हिंदुस्तानी है, हर एक किसान है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर सरकार कहती है कि नहीं, जो कानून उन्होंने बनाया है वो लंबी अवधि में किसानों के हित में है, तो जाइए और उनको कन्विंस करिए और उन्हें बताइए कि ये कानून हमने आपके हित में लिया है। अगर आपकी क्या आशंकाएं हो हमें लिख कर दीजिए, हम उसका समाधान देंगे। समाधान नहीं निकले, फिर कोई धरना प्रदर्शन हो तो उसके औचित्य पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन जब हजारों और लाखों की तादाद में किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हों तो उनके धरने और प्रदर्शन को लोकतांत्रिक तरीके से जो चल रहा है इसको ना सुना जाना, अनदेखा किया जाना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। सरकार की नीयत साफ है, जैसा वो कहती है, तो किसानों से बात होनी चाहिए। बातचीत से परहेज क्यों? डेमोक्रेसी तो डायलॉग से चलती है। बातचीत की टेबल पे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा इश्यूज सुलझ जाते हैं। गंभीर और पेचीदा से पेचीदा मामले भी बातचीत के जरिए हल होते हैं और इस देश का इतिहास रहा है डेमोक्रेसी में।
जब डेमोक्रेसी नहीं भी थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज यहां रूल कर रहे, तो भी हमने बातचीत का भी रास्ता खुला रखा और बातचीत के जरिए रास्तों को सुलझाए। बातचीत के जरिए, अहिंसा के जरिए हमने अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए विवश किया, हम आजाद हुए बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए ही हमने न्यूक्लियर डील साइन की अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के साथ, सिविल न्यूक्लियर डील बातचीत के जरिए ही। बातचीत के जरिए ही ब्रेक्सिट जैसे कॉम्प्लेक्स पेचीदा इश्यूज ब्रिटेन बाहर आ पाया यूरोप से। हर समस्या का समाधान डेमोक्रेसी में, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में सिर्फ डायलॉग्स, संवाद, सरकारों का अड़ियल रुख, मानवीय मूल्यों को न समझना, किसी एक वर्ग विशेष को छोटा करके आंकना और उनकी समस्याओं को आत्मसात न करना, यह समस्या को पेचीदा, खतरनाक बनाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों को कोई हक नहीं बनता कि कोई अड़ियल रुख रखें। नीतियां बनाना सरकार का काम है, हुकूमतें चलाना सरकार का काम है, व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए जनता अपनी सरकार चुनती है। जनता अपनी सरकार चुनती है, यस, पॉइंट टू बी नोटेड। यह जनता की सरकार है। बात किसकी सुनी जानी चाहिए? जनता की बात सुनी जानी चाहिए। मेजॉरिटी को अगर नहीं पसंद है यह कानून, तो सरकार को इसको रद्द करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। यह डेमोक्रेसी कहती है। मोनार्की में एक तरफा कानून होते हैं, राजशाही में होते हैं, लोकशाही में नहीं होते। लोकशाही संवाद से चलता है, लोकशाही समर्पण से चलता है, लोकशाही जनता और जनता की नुमाइंदगी करने वालों के सामंजस्य से चलता है। जहां एक दूसरे की बात का सम्मान है, जहां एथिक्स, मोरालिटी का सम्मान है, वो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होता है। और यहां किसान भाइयों के साथ सरकार को भी अपने एथिक्स का पालन करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुननी पड़ेंगी। और जैसा मैंने पहले कहा, बड़े से बड़े पेचीदा मामलों का भी समाधान संवाद से हो सकता है। तो संवाद का रास्ता सरकार को खोलना चाहिए। 3 दिसंबर को ही आप क्यों बात करेंगे? मैं तो कहता हूं कि भारत के कृषि मंत्री गाड़ी पर बैठें, अपने सेक्रेटरी को साथ लें और सीधा पहुंच जाएं बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, और बात कर लें किसानों के साथ, वहीं बैठ के वहीं पंचायत लग जाए। यह होती है डेमोक्रेसी। यह होती है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जहां आप जनता की भावना का सम्मान करते हैं, उनके सामने शीश झुकाते हैं। जनता सर्वोच्च है। भारत की जनता पार्लियामेंट से बड़ी है, भारत की जनता कानून से बड़ी है, भारत की जनता संविधान को मानती है। हम एक ऐसा हिंदुस्तान की परिकल्पना करते हैं। तो क्यों ना भारत के कृषि मंत्री गाड़ी पे बैठे, सेक्रेटरी को लें और बॉर्डर पे पहुंचे, जाएं, बात करें, ओपन फोरम में, खुले कैमरे के बीच संवाद हो। सरकार अपने तर्क रखे, किसानों के अपने तर्क हैं, बातचीत करिए, बातचीत के बिंदु लेकर आइए, कैबिनेट में डिस्कशन करिए। बहुत सी बातें बंद कमरे में भी होती हैं, वो भी कर लीजिए आप, बट डायलॉग होने चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद से समाधान की ओर हमें चलना चाहिए। भारत का किसान यही चाहता है। जब आप कहते हैं कि एक देश एक मंडी, तो एक देश एक मंडी की व्यवस्था तो पहले से लागू ही है, पर आप मुझे बताएं कि छोटी जोत का किसान ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट कहां से बियर कर पाएगा? जो अपने ब्लॉक तहसील तक से आगे बढ़ नहीं सकता, वो दूसरे राज्यों में जाकर कौन सा अपना धान बेच लेगा? आज उत्तर प्रदेश में धान 800 रुपए, 1000 रुपए बिक तो रहा है। एमएसपी यहां पर 1886 रुपए है। मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। तो जिन्हें 800-900 नसीब नहीं है, वो दूसरी जगह जाके किराया लगा के कहां से जाके अपनी फसल बेचने जाएंगे? सरकार खुद खरीदार है, मार्केट क्रिएट कीजिए, या तो उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। लागत ही उनकी 1100-1200 आती है, बेच कितने में? 1000 में। घाटे का धंधा हो गया। तो अगर इस विषय पर वो बात करना चाहते हैं तो बात होनी चाहिए। सरकारों को भी इस मामले में अड़ियल रुख से बचना चाहिए, सरकारों को भी संवेदना रखनी चाहिए, क्योंकि किसानों का मामला कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा कि किसानों के बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी बातों को दिल्ली सुनता था, लखनऊ घबराता था उनसे।
आज किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्ता में, राजनीति में उनकी भागीदारी कम हो गई है, और जो उनके नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं वो उनकी राजनीति, उनकी सत्ता वो बेचकर अपना पेट भर रहे हैं। क्या यह दौर होता चरण सिंह का? क्या यह दौर होता मुलायम सिंह का? क्या यह दौर होता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का? तो कोई ऐसा करके निकल पाता क्या? नहीं निकल पाता। बात होती, सरकार को बात करनी पड़ती। यहां प्रतिष्ठा को विषय नहीं बनाना चाहिए कि हमने ये कानून बना दिया तो ये रहेगा ही रहेगा। इस देश में संविधानों में संशोधन होते हैं, संविधान में संशोधन किए जाते हैं, तो कानून कौन सी बड़ी चीज है? अगर किसानों को नहीं पसंद है तो आप पहले उनसे बात करिए, बातचीत से रास्ता निकालिए। किसानों को नहीं पसंद है तो कानून तो बदलना ही पड़ेगा फिर तो आपको। यही एक मार्ग है और यही एक समाधान है, संवाद। सरकार को स्वयं आगे बढ़कर, मैं तो कहता हूं भारत के कृषि मंत्री को अपने सेक्रेटरी के साथ सिंधु बॉर्डर जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। कुछ बयान सुनिए। इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई? साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का 1.5 गुना एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया। ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून किसान से चोरी करने के कानून है, और इसलिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो साजिश करने वाली कांग्रेस, जो जन्मजात किसानों की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, उसको यह सहन ही नहीं हो रहा है कि किसानों, गरीबों, मजदूरों का हित मोदी जी क्यों कर रहे हैं। किसान आंदोलन में है, बेटा सीमा पर शहीद हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी कभी हैदराबाद नौटंकी करने चले जाते हैं। तो उनके लिए निगम का प्रचार जरूरी है, देश के करोड़ों किसानों का दर्द जरूरी है। सरकार ने कहा कि आपका धान 1800 रुपये क्विंटल बिकेगा, और इसने जो धान बेचा वो 1100 रुपये और 1000 रुपये बेचा। मक्का इसने 800 रुपये बेची, सरकार का रेट 1600 रुपये का है। नुकसान इसको हुआ है। ये है असली कानून। वो हम उधर नहीं जा सकते, 144 लागू वो इधर नहीं आ सकते। किसान अन्नदाता, अगर सरकार उनकी भी नहीं सुनेगी, किसकी सुनेगी? किसान विरोधी साफ जाहिर कर दी है, किसान विरोधी सरकार। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी हैं बीजेपी से, आलोक वर्मा किसान नेता हैं, पीके पांडे फॉर्मर एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आलोक वर्मा, आप तो भारतीय किसान यूनियन से हैं। पहला मैं कार्यक्रम आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आपकी डिमांड्स क्या हैं और सरकार आपसे बात क्यों नहीं करना चाहती? अड़ियल रुख क्यों है, और आप भी क्यों अड़े हुए हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमारा कोई अड़ियल रुख नहीं है। हम लोगों ने सरकार को चुन के दिल्ली भेजा था, और हम दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि हम वो सरकार को ढूंढेंगे जिस सरकार को हमने चुन के भेजा था। और आप एक चीज देख लीजिए कि देश का किसान अन्नदाता दिल्ली के दरवाजे पे खड़ा है, और वहां से मैसेज आता है कि आप लोग बुराड़ी मैदान में आ जाओ, आप लोग निरंकारी भवन में आ जाओ, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और बात करने के लिए समय जो निर्धारित है वो 3 दिसंबर का है। भाई आप एक चीज बताओ, क्यों इसको नाक की प्रतिष्ठा बनाया है सरकार, हमें नहीं पता है। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, किसान ने इस बार जो है पूरा ठान लिया है कि हम इसमें संशोधन करा करके अपनी मांग को पूरा करा के आएंगे, और हम लोग 6 महीने का राशन लेकर। पर आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना आज उन्होंने वाराणसी में क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको भ्रमित किया जा रहा है। देखिए अब ब्रजेश जी, भ्रमित क्या कि अगर हम विपक्ष के भ्रम में इतना होते तो सरकार इनकी कैसी होती? सरकार तो विपक्ष की बनी होती। सीधी सी बात है भाई। हम बहकावे में क्यों हैं? क्या किसान को एक कम पढ़ा लिखा समझते हैं? इनके एमपी एमएलए आधे से ज्यादा 10वीं पास नहीं है। क्या किसान कम पढ़ा लिखा है? आप बताओ। हम अपनी बात को पूरी करके आएंगे। हमारी मांग है कि एमएसपी को आप गारंटीड कानून बनाइए, और हम इस बात पे अड़े हुए हैं। ये बात हम पूरी करवाएंगे। आप ये देखिए, 5 जून 2020 को जब से कृषि बिल आया है,
तब से इनके केंद्रीय मंत्री, सारे मंत्री मिनिस्टर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के समझाने में तो लगे हैं जी। समझा ही तो रहे हैं तब से, और क्या कर पा रहे हैं, और अभी तक समझा पाए पर वो नहीं। तो कह रहे हैं कि आपकी आमदनी 1.5 गुनी कर दी, ऑलरेडी हो गई। नहीं, आमदनी तो 1.5 गुनी इन्होंने बढ़ाई नहीं है, 1.5 गुनी घटा दी हमारी। आप देख लीजिए 1868 वाला धान जो है हम 800-900 में बेचने को मजबूर हैं। और आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट, आप ये बताओ, एक तरफ कह रहे हो आप सरकारी मंडी में बेच दो या फिर प्राइवेट में बेच दो। हम एमएसपी को इसीलिए तो गारंटीड मांग रहे हैं कि भाई चाहे मंडी में खरीदो और चाहे मंडी के बाहर खरीदो। ऑलराइट, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का रेट चाहिए। ऑलराइट, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। चौधरी साहब, आप मुझे बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं इन कानूनों को लेकर। आपको क्या लगता है कि कोई भ्रमित कर रहा है आप लोगों को, या फिर मांग जायज है, और फिर सरकार का अड़ियल रुक क्यों है और आप लोग भी क्यों अड़े हुए हो? देखिए ब्रजेश जी, किसानों को आप मेरे पास 1 मिनट बाद आइए, थोड़ा सा गले में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके पास थोड़ी देर में आता हूँ। आइए बस। ऑलराइट, मेरे साथ सुनील सिंह साजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई देश के सामने आ रही है और इन किसानों को भ्रमित किया गया है। देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो आज देव दीपावली के अवसर पर आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको और पूरे देश को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आपका धन्यवाद इसलिए कि आप बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर डिबेट लेकर के आए हैं। क्योंकि जब आपकी डिबेट में आना था तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा वो आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे लगता है कि उसके बाद सब लोग समझ जाएंगे कि भाजपा की हकीकत क्या है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, एक्सीडेंटल डेथ एवं सुसाइड इन इंडिया की रिपोर्ट बताती है मोदी सरकार में किसानों की आत्महत्या 42% बढ़ गई है। ये एक है। दूसरी बात, ये इकलौता आंकड़ा है कि ये किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या बेहतर करना चाहते हैं, 1.5 गुना करना चाहते हैं, 2 गुना आय करना चाहते हैं, ये आंकड़ा आपको बता रहा है। दूसरी बात, कृषि आय 14 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। और इनकी तीसरी बड़ी उपलब्धि यह है कि कृषि बजट में 20,000 करोड़ रुपए की कमी मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार ने की है। और इनको आईना दिखाने के लिए हम आपका चैनल, बाकी सब चैनल देखते हैं, धान खरीद इस समय चल रही है जी। इन्हीं के सांसद, इन्हीं के विधायक लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी खा रहे हैं, बिचौलिए खा रहे हैं जी। तो अभी भी सरकार नहीं जाग पा रही है। और देश के प्रधानमंत्री जी गंगा मैया के तट पर, अरे कितना झूठ बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। आप उसी बनारस पे बोले थे गंगा मैया को साफ कर देंगे, उसी बनारस में बोले कि हम आय 2 गुनी कर देंगे। आज आप कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हमने 1.5 गुनी कर दी। हाँ, ऑलरेडी कह रहे हैं हो गया, इंप्लीमेंट कर दिया है। बोलेंगे तो कहेंगे 22 में 2 गुनी कर देंगे। हाँ, कर दिया। तो इसका मतलब जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता बोल दे उसी को कानून मान लो। उसके खिलाफ अगर आपने कुछ कहा तो कह देंगे कि अब साजिश हो रही है। हाँ। इनको अब साजिश दिखने लगेगी। हम केवल एक बात कह सकते हैं जी, ये देश का किसान ने सरकार बनाई है और ये देश का किसान अगर कानून सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए तो सरकार बदल देगा। थैंक यू सुनील जी। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार बातचीत का रास्ता क्यों नहीं चुनती है? मेरा अपना मत है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। लोकतंत्र में संवाद से बड़ी कोई पहल होती नहीं है और बड़े से बड़े मामले संवाद के जरिए सुलझाए गए हैं। मेरा क्या मत है कि सरकार को बैठकर इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों ने भड़काया है किसानों को। वो तो अभी आपको ब्रजेश भाई किसान नेता ने बता ही दिया और आगे पुष्पेंद्र जी भी बता देंगे कि किसने भड़काया है, किसने। मैं 3-4 बातें आपके सम्मुख रख देता हूं। इस किसान बिल को मूल रूप से मांगा किसने था? कोई 10-20 ऑर्गेनाइजेशन ले आए, वो बता दें कि इन लोगों ने इस किसान बिल को मांगा था। नंबर 2, जब ये किसान बिल आ रहा था तो पब्लिक फोरम में किस अखबार में आया? तो आपको पता चलेगा, अंग्रेजी के अखबारों में आया, हिंदी के अखबारों में नहीं आया। और किसान अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है या नहीं पढ़ता है वो आपको पता है।
कोई कहने की बात नहीं है। नंबर 3, 265 से ज्यादा किसानों की ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन इनके इस बिल के समर्थन में, जरा ये बता दे। इवन भारतीय जनता पार्टी का भारतीय किसान संघ है, आरएसएस और भाजपा का, अगर वो भी इसके समर्थन में हो तो ये बता दे वो भी इसके विरोध में। आप बात समझिए। इसके अलावा जो आप बात करते हैं एमएसपी की, तो बात आती है कि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, इन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलाई थी। इनके बयान है, ट्विटर पे ट्वीट है, आप देखेंगे कि उसमें लिखा था कि एमएसपी जो है, जो केंद्र सरकार है, एमएसपी का कानून बनाए, लिखकर कानून बनाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं अड़ियल रुख दोनों तरफ से क्यों है? लिखकर देने की बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? प्रॉब्लम क्या है? अरे सुनिए ना सर, मैं वही तो बातचीत। सरकार बेसिकली अब जब भी बातचीत करती है, पहली चीज तो मंत्री नहीं करते, अपने संतरियों को आगे भेज देती है। सचिवों को आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करेंगे, कृषि मंत्री बात करेंगे, जब किसान संगठन आते हैं तो उनके सचिव आ जाते हैं बात करने के लिए। सरकार बातचीत की जगह बेइज्जती करती है किसान संघों की। एक बात। दूसरी बात, वो बातचीत नहीं करना चाहती, जब वो बातचीत करते हैं तब वो अपने बिल की खूबियां गिनाने लगते हैं, वो बिल की कमियां सुनना नहीं चाहते। आप समझिए मेरी बात को। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब तिलहन और दलहन का इन्होंने डीरेगुलराइज किया था, एमएसपी से बाहर निकाला इन्होंने 2016-17 में, तब इन्होंने उसमें संसद में कानून लाए थे कि तिलहन और दलहन जो है बाहर हम निकालेंगे। जब भाई आपने लिख करके बाहर निकाला, तो आप लिख करके एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? ऑलराइट, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। एक देश एक थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सर। एक मिनट, 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। ओके जी, मैं आपको बताऊं, अभी एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं। एमएल खट्टर का, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कल का ट्वीट पढ़ लीजिए आप। उन्होंने कहा राजस्थान के किसानों को बाजरा हरियाणा में नहीं बेचने दूंगा। हाँ, कहा था। क्या उन्होंने एमएल खट्टर को बर्खास्त कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने? यस, ऑलराइट। आप देखिए वैभव महेश्वरी कितना बड़ा देश विरोधी बात कर रहा है वो एमएल पॉइंट नोट कर लिया और अभी तक अपनी कुर्सी पर। ओके, वैभव महेश्वरी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? अड़ियल रुख क्यों है? कारण क्या है? ऐसे आरोप आपकी पार्टी पे भी लग रहे हैं कि आप लोग भी इसमें फ्यूलिंग कर रहे हैं दिल्ली में। देखिए ब्रजेश जी, किसान का कर्जदार हर इंसान होता है, हर वो इंसान जो प्लेट में रोटी रखकर खाता है और सब्जियां खाता है। और इस बात को कृतज्ञ होना चाहिए हमें किसानों के प्रति कि इतनी ज्यादा मेहनत करके और बहुत ही कम मार्जिन पर, बहुत ही कम ऐसे किसान हैं जो थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लेते हैं, ज्यादातर किसान कर्ज में रहते हैं। और आप देखोगे कि हजारों लाखों की संख्या में आत्महत्या की लेवल तक भी ये किसान पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में सरकार को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो एक ऐसा बिल लेके आ गई है जिसको कोई भी देश का किसान जो है वो फायदे में नहीं पा रहा, लेकिन भाजपा, मोदी जी और उनके नेता जो है बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा किसानों का होगा। और किसान इसके विरोध में इस कदर आ गए हैं कि इस भयंकर ठिठुरती सर्दी में अपने घर बार छोड़कर, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। सरकार के डंडे लाठियां खा रहे हैं। इस नवंबर की सर्दी में वाटर कैनन झेल रहे हैं। सरकार आंसू गैस उन पर छोड़ रही है और आंसू गैस छोड़कर ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम तुम्हारा फायदा करना चाहते हैं। और जब वो किसान उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे शर्तें रखी जाती हैं कि आप पहले इस मैदान में चले जाओ, आप उस मैदान में चले जाओ। अरे भाई, क्यों नहीं अपने किसान से आप बात कर सकते? आपको ये पता है कि ये जो बिल आया है, इसके कुछ ही दिन बाद, मैं एक उपभोक्ता के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक प्रवक्ता के तौर पर नहीं, हमारे प्लेट के जो खाने की कॉस्ट है ये लगभग डबल हो चुकी। हम सभी लोग दिन भर सब्जियों के लिए पैसा देते हैं, आटा दाल चावल खरीद के लाते हैं। आज आप पिछले 4 महीने के अंदर आज की थाली की कीमत निकाल लीजिए, ये दोगुनी हो चुकी है। ये इस कृषि बिल का दुष्परिणाम है कि हर परिवार का बजट डबल हो चुका है खाने के ऊपर खर्च। आय तो डबल नहीं हो गई, किसान की इनकम नहीं बढ़ गई, तो ये पैसा जा कहां रहा है? तो ये पैसा जा कहां रहा है? मेरे साथ फार्मर एग्रीकल्चर डायरेक्टर पीके पांडे जी को भी मैंने आमंत्रित किया और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले 40 साल उन्होंने राजकीय सेवा की है। वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो सरकार की नीतियों के बारे में बता सकते हैं। ये कृषि कानून जो नए आए हैं पांडे जी, इसके बारे में मैं आपकी राय समझना चाहता हूँ। सरकार ने किसानों से बात क्यों नहीं की बिल लाते, कानून बनाते समय? दूसरा, अब जब बात बिगड़ गई है तो संवाद क्यों नहीं हो रहा है? ये किस तरह का एटीट्यूड आप लोगों का रहता है? आप लोगों मतलब आपकी सेवा का? नहीं, मैं इसका उत्तर तो आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही दे दिया है ब्रजेश जी
कि अब किसानों के वो बड़े नेता नहीं रह गए। वार्ता कर, अब आपने बताया ना 234 संगठन हैं, तो क्या 234 लोगों से एक साथ बात होगी या वो 234 उसमें से 24 चुन लेंगे? शायद ये भी एक हिच हो सकती है। बहरहाल चूंकि मैं उस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि वो राजनीतिक बात है, लेकिन इस कानून के बारे में मैं ज़रूर 2 मिनट आपका समय लूँगा। एमएसपी जिसके लिए आज इतना रोना मच रहा है, ये लागू है ना आज की डेट में भी? ये भी ख़त्म तो नहीं हुआ है, इस सीजन में तो नहीं ख़त्म हुआ है। तो धान 800 रुपये में क्यों खरीदा जा रहा है? पिछले 20 वर्षों से यह कहानी है, हमेशा धान 800 रुपये ही खरीदा जाता है और बड़े प्रयासों के बाद भी कुल आच्छादन जो एमएसपी के अंतर्गत धान का होता है वो 2 से 3% होता है और गेहूं का 4 से 5% होता है। बाकी 95% किसान इस प्रचलित विपणन व्यवस्था में न जुड़ा है न उसका आच्छादन होता है। तो यह आवश्यकता तो थी, इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता थी ताकि वो जो 95% है वो भी सरकारी विपणन व्यवस्था से जुड़े। मैं इस कानून की तरफदारी नहीं कर रहा हूं जो नया आया, मतलब सरकार से बड़ा कोई खरीदार नहीं है मार्केट में, आपका ये कहना है? बिल्कुल सही बात। और नहीं, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले 20 वर्षों में कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हुआ है विविधीकरण का। किसान धान और गेहूं से हटा है। पूरा साउथ आप देख लीजिए, फल की मंडी, सब्जी की मंडी, फूल की मंडी, हाइब्रिड बीज की मंडी, धान गेहूं से हटकर जो विविधीकरण का काम है वो पंजाब और हरियाणा में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, सरकारें दोनों पार्टियों की रही हैं, बहुत ही असंतोषजनक स्तर पर हुआ है। तो परिवर्तन की आवश्यकता तो है इस कानून में। ये कानून जो आज है जिसमें कहते हैं कि लिख के दे दीजिए कि एमएसपी ये होगी, अरे तमाम ऐसे कानून हैं जो लिख के दिए गए हैं, जो सीआरपीसी में आच्छादित हैं। मैं कहता हूं बातचीत क्यों नहीं की जा रही? बातचीत तो कोई प्रॉब्लम जरूर करना चाहिए। और एक बात और कहना, आप लोग भी ऐसे करते थे, बात नहीं करते थे? नहीं, बात नहीं करेंगे तो और सबसे बड़ी मुझे ताज्जुब यही हो रहा है कि हमारे वर्तमान जो कृषि सचिव हैं भारत सरकार के, वो बहुत ही सुलभ व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये, अच्छा, मैं बताना भी चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन को कि उनका नाम संजय अग्रवाल है। हाँ, संजय अग्रवाल साहब शायद कृषि और उत्तर प्रदेश के बड़े प्रतिष्ठित आईएएस अफसर हैं। संजय अग्रवाल, हम उनसे इस प्रकार के व्यवहार का उम्मीद नहीं करते। संजय अग्रवाल साहब शायद कृषि सचिव न होते तो ये कानून लागू ही ना होता, क्योंकि गवर्नमेंट अफसरों की एक मनोवृत्ति होती है कि जो करा वो फंसा, इसलिए सबसे बढ़िया ये कुछ करो ही मत, अपना टाल के साल 2 साल का टेन्योर है। पुष्पेन जी, आर यू ओके? आप ठीक हैं, आप बोल सकते हैं पुष्पेन जी? जी जी जी। ऑल राइट, मैं आपसे इस कानून के बारे में, इस आंदोलन के बारे में आपकी राय समझना चाहता हूं कि इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा, अड़ियल रुख क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, मई जून में जब ये अध्यादेश आए थे उसी के बाद से किसानों ने इसके प्रति अपनी जो भी आशंकाएं थी उनको लिखित में देना, ज्ञापन देना, मैंने स्वयं राष्ट्रीय अखबारों में लेख लिखे हैं। उसके बाद भी इन्होंने उन सारी चीजों को, आशंकाओं को दरकिनार करते हुए उसी रूप में बिना किसी बदलाव के इसको संसद से पास करा दिया। तभी से और उससे कुछ पहले से भी विरोध भी शुरू हो गया था। उसके बाद जब विरोध बढ़ता चला गया तो उसके बाद जो है मीटिंग भी हुई। मैं स्वयं जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं तोमर साहब और राजनाथ सिंह जी के घर पे बैठक हुई थी, उसमें शामिल था। उसमें हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि हमारी क्या ऑब्जेक्शंस इसके प्रति हैं। ये नहीं है कि सारा कानून खराब है, कुछ कृषि सुधारों की डिमांड थी। कांग्रेस के हमारे भाई बैठे, वो भी बताएंगे कि वो भी कुछ सुधार करना चाहते थे। जो मंडी व्यवस्था के अंतर्गत ही बेचने की, उपज बेचने की बाध्यता है किसान की, उससे मुक्त करते हुए आप बाहर भी बेचने का आपने अलाउ किया, इसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया है, अच्छी बात है। लेकिन हमने ये कहा था कि बाहर भी एमएसपी व्यवस्था लागू हो जिस प्रकार मंडी के भीतर होती है। इस मूल मांग ये है, बाकी छोटी मोटी चीजें हैं जो नेगोशिएशन जब होंगी तो उनको चर्चा की जा सकती है। लेकिन 100 में से 90 नंबर का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो वो यही है कि भैया एमएसपी व्यवस्था बाहर क्यों लागू नहीं हो सकती।
इसके तमाम उदाहरण भी हमने मंत्री साहब को दिए। मैंने कहा स्वयं आप अपनी तो अभी जब अब आंदोलन स्टाम्प अपने ड्यूटी की पीक पर सुरक्षा है, के लिए दिल्ली बॉर्डर पे इतने दिनों से तनाव चल रहा है, किसान भाई पहुंच चुके हैं, बातचीत के जरिए रास्ता क्यों नहीं निकल सकता? देखिए हम तो तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन इन्होंने अभी तक, मैं उसके बारे में भी आ रहा था कि भाई जब ये लोग, ये कॉल दी गई थी 1 महीने पहले, 27 नवंबर को हम आएंगे, ऐसी कॉल उससे 1 महीने पहले यानी 25-26 अक्टूबर को दी गई थी, तो तत्काल ही मीटिंग बुलाई जा सकती थी। एक डेलीगेशन ये खुद चंडीगढ़ ले करके जा सकते थे। खैर उनके रास्ते में अब ये कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं। देखिए ये तो आंदोलन को कमजोर करने, बदनाम करने की उस तरह की साजिश है, और हम तो खुला कह रहे हैं अगर कोई आतंकवादी है, खालिस्तानी है, कोई साजिश करता है, एंटी सोशल एलिमेंट है, तो आपके पास पुलिस है, आपके पास आईबी है, आपके पास तमाम एजेंसियां, उसको पकड़िए और अंदर करिए। लेकिन सारे आंदोलन को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश और अमित पुरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज मैंने इनको अंतिम में इसलिए बुलाया ताकि सबकी ओपिनियन आने के बाद ये अपनी पक्ष रख सकें। 2 सवाल हैं आपसे अमित पुरी जी। पहला, जब ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, किसान आंदोलित हैं, किसान कहीं के भी हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? वहाँ नहीं सुना, अब जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो आप उन्हें दिल्ली क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? और आप स्वयं चलकर किसानों से जाकर आपकी पार्टी के नेता या आपके पार्टी के मिनिस्टर बात क्यों नहीं करते? वो किसान हैं, उनसे आपको बात करनी चाहिए, और डेमोक्रेसी में बातचीत के जरिए ही रास्ते निकलते हैं। ब्रिजेश जी, आपने संदर्भ कर दिया, अब मैं उत्तर दूं जी। और मैं अपेक्षा करूंगा बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा, 5-6 वाक्यों में ही उत्तर दूंगा। उसके बाद आपके या किसी के भी कोई प्रश्न होंगे तो उसके लिए मैं सहर्ष तत्पर हूं। मैं पहली बात कह दूं कि मैं अभी भी इस बात के पक्षधर हूं कि इस समस्या का जो भी है, जिसके साथ भी चर्चा है, वह निश्चित रूप से निकलेगा और कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं उसमें भी नहीं जाता कि किस किस ने कब कब बात की। किसान प्रतिनिधियों ने ही अलग अलग, अभी आलोक जी से जब आपने शुरुआत की तो उन्होंने कहा इनके तमाम मंत्री और तमाम सारे लोग समझा रहे हैं लेकिन समझा नहीं पाए, तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई संवाद नहीं करना चाहता। आदरणीय पुष्पेंद्र जी ने भी कहा कि राजनाथ जी और तमाम तर लोगों में बात हुई। अब मैं ऑफिशियली 2 बातें कह दूं, चूंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसी वन अपमैनशिप के लिए नहीं कह रहा कि मैं बड़ा वो छोटा, मैं इसलिए कह रहा हूं हिंदू अखबार ने रिपोर्ट किया, मैं किसी और अखबार को कोट करके नहीं कह रहा हूं, प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं। 13 अक्टूबर को 7 घंटे कृषि मंत्री प्रतिनिधियों के साथ बैठे, नंबर 1। 14 अक्टूबर को भी बैठे, उसके अतिरिक्त कृषि सचिव से भी वार्ता हुई, और बुराड़ी ग्राउंड में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए कि कहां आंदोलन प्रदर्शन हो सकता है। वहां हमने मेडिकल, खाने और तमाम तर सुविधाएं की कि किसान वहां पर रहे। और देश के गृह मंत्री ने कहा, वो हैदराबाद प्रचार करने गए, एक अलग विषय है, किसी के पेट में दर्द हो सकता है निजामशाही के समर्थन में, वो जाने, उनका काम जाने, मैं इशू को डाइवर्ट नहीं कर रहा। लेकिन गृह मंत्री ने कहा हम किसी को ना खालिस्तानी मान रहे ना पाकिस्तानी मान रहे, वह विरोध करें, आए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार है, यह स्वयं देश के गृह मंत्री ने कहा, और एक ऐसे स्थल पे करें जहां पर हमने तमाम तरह आप उन्हें दिल्ली क्यों नहीं आने देना चाहते? आपने रास्ते खुदवा दिए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले डाले, उनके ऊपर लाठियां चलवाई, क्यों? मैं मानता हूं कि दिल्ली क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? व्यवस्था को बरकरार, आपने हाईवे खुदवा दिए, क्यों आने क्यों नहीं देंगे भाई दिल्ली उन्हें? मैं मानता हूं कई सारे प्रकरण दुखद हुए होंगे कानून व्यवस्था को लागू करने में, लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अभी शाहीन बाग के सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि दिल्ली में किसी को घुसने मत देना। डेजिग्नेटेड क्या क्या तरीके ये हो, कहा क्या सुप्रीम प्लेसेस? कोर्ट ने कि दिल्ली में किसी को घुसने मत देना? नहीं, कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कहां कहां आप धरना स्थल बना। अच्छा ठीक है, भारत के कृषि मंत्री और कृषि सचिव खुद क्यों नहीं जा रहे हैं बॉर्डर पे जाकर किसानों से बात करें? आप क्या इतने बड़े हो गए कि आप किसानों से बात नहीं करेंगे? अरे बात ना करनी होती, मैंने तारीखें कोट की, और कोई शादी की तारीख निकली कि 3 को ही बात करोगे? नहीं है, कोई किसी से 30 को बात क्यों नहीं करोगे? स्वयं कोई शादी की तारीख निकली है क्या? कि सरकार ने कोई मुहूर्त निकला है कि 3 को ही बात करोगे? आज क्यों नहीं करोगे? देश के गृह मंत्री ने यहां तक कहा कि आप हाईवेज खाली कर दें, लोगों को अभी गाड़ी, अगले दिन हम वही वार्ता कर लेंगे। अपने 3 दिसंबर का भी कोई वन अपमैनशिप का खेला नहीं है। लेकिन एक बात ब्रिजेश जी, मैं बड़ी अनुमति, देश को चारों तरफ से आपने पूरी दिल्ली घेर रखे हैं, सब लोग बात करने आना चाहते हैं, आप बात नहीं करना चाहते। ब्रिजेश जी, आप भेजिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, क्या कर रहे हैं वो? ब्रिजेश जी, आपकी अनुमति से मैं 2 चर्चा जरूर करना चाहता हूं। मैं राजनीतिक विषय नहीं रखना चाहता था। मुझे बताइए आप,
नहीं एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां क्यों नहीं चलकर जाएंगे? एग्रीकल्चर जनता ने चुनाव मिनिस्टर, में एग्रीकल्चर जाए सेक्रेटरी तो नहीं, मर्जी वहां पूरी पे। सरकार किसानों के प्रति वार्ता में कहीं असूषण व्यवहार मैं नहीं कहता हूं रखे। कि बॉर्डर पे बात लेकिन करिए जो जाके बड़ी आप। गाल वो बजा आपके के चर्चा कर रहे हैं, आपके अपने नागरिक हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे बिल्कुल किसान गृह हैं। मंत्री ने कहा हमारे नागरिक और हैं। होम मिनिस्टर किसी ने को कहा कि कोई आतंकवादी, खालिस्तानी कोई का पाकिस्तानी लेवल नहीं है, देश के गृह वो मंत्री सब ने नहीं किसान दिया। हैं। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं अपने गृह मंत्री के बयान के साथ हूं, उन्होंने कहा कि ये किसान है, यस, कोई खालिस्तानी नहीं है। यस, तो इसलिए तो ये एक बात फैलाया बताओ, जाए जब आप कहते हो कि वो पाकिस्तानी का। किसान है, भारत के गृह मंत्री मानते हैं किसान है, तो तोमर क्यों नहीं जा रहे हैं वहां बात करने? तोमर जी जा रहे हैं बात करने, कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं गाड़ी में आपसे- बैठे हैं, एग्रीकल्चर ब्रिजेश सेक्रेटरी को बगल में बिठाओ ब्रिजेश जी, और मैं- सिंधु बॉर्डर पर जाओ, किसानों से बात करो। ब्रिजेश जी, मैं दो चर्चा ये होती जरूर है करना डेमोक्रेसी। चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति से दो चर्चा जरूर करना Yes, चाहता please, go हूं ahead. और अपेक्षा करूंगा कि आप उस चर्चा के अंदर मुझे अवसर देंगे। दो पंक्ति कहना चाहता हूं। हमारे विरोध में किसान प्रतिनिधियों ने जो भी कहा शर्मा थे, हम वार्ता करेंगे, रास्ता निकलेगा। लेकिन राजनीतिक मित्रों ने जो कहा उनको जाने दो। नहीं जाने नहीं उनको देंगे किनारे ऐसे। करते हैं, अपन उनको किसान की भाग बात जाओ, करेंगे ऐसे ना, नहीं चलेगा। आप उनको छोड़ ये दो। कांग्रेस पार्टी बड़ा चर्चा करती है, कांग्रेस पार्टी पे कंबल डाल दो, मैं अंग्रेजी कहता हूं हिंदी अभी की। अभी किसानों से बात ये करो। कौन है? मैं पैन कर रहा हूं राहुल गांधी और अजय माकन। 23 दिसंबर 2013 को एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा कर रहे थे और इस सरकार ने कोई एपीएमसी का एक्ट खत्म नहीं किया। नंबर एक, ये कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर घोषणा पत्र लेकर आई थी। अरे कांग्रेस और कहती कहां से आ गई है बीच में? कि हम मंडियां खत्म करेंगे। आज देश जानना चाहता है कि कांग्रेस की डबल स्पीक कहां है। ये घोषणा कांग्रेस पत्र सत्ता से बाहर हो गई ना? ये बीजेपी का। थैंक यू। पूछ रहा हूं किसका है साहस कांग्रेस में, तो बताएं। एक सेकंड, नो 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 नो, एपीएमसी बीच में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। आई एम सॉरी, केंद्र की पार्लियामेंट कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। यहाँ कांग्रेस मुद्दा नहीं है ना, यहाँ कांग्रेस मुद्दा नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी शांत रहिए, सुरेंद्र राजपूत जी शांत रहिए। यहाँ कांग्रेस मुद्दा नहीं है। एक सेकंड शांत रहिए, आप दोनों लोग शांत रहिए, कृपया कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। नो 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 नो, मैं अलाउ करूंगा, मुझे दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप आइए। ऐसा मत कीजिए। एक बात बताओ, कांग्रेस यहाँ बात मुद्दा नहीं है आसमानी और ना? हमारी खुदाई अमित ना पुरी फरमाई। जी, अमित पुरी जी, कांग्रेस मुद्दा नहीं है, मुद्दा किसान है। बिल्कुल सही है। तो भारत का कृषि मंत्री और भारत का कृषि सचिव तैयार सिंधु है। बॉर्डर पर जाकर खुले उनसे दिल बात से क्यों नहीं कर तैयार है, वार्ता सकता? की है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए और आपसे। समाधान क्यों भी नहीं जा सकते निकालेंगे। वहां पे? वो समाधान भी निकालेंगे। भारत का कृषि मंत्री सिंधु बॉर्डर क्यों नहीं दोनों जाएगा? तैयार है, जाना पूरी चाहिए। सरकार संवेद रूप में तैयार है। तो कब जाएंगे, टाइम बताओ। सरकार ने कुछ निश्चित चीजें रखी है। डायलॉग चल रहा है, ट्रैक 1 किससे पे भी चल चल रहा रहा है है, ट्रैक dialogue? 2 पे भी चल रहा है, 3 दिसंबर ट्रैक को 2 पे भी जाओगे? डायलॉग चल रहा कोई शादी है। का और मैं मुहूर्त उसको है? डायरेक्ट नहीं करना चाहता। भारत के क्योंकि कृषि चीजें मंत्री समझौते और के बहुत कृषि निकट सचिव है। कब जाएंगे? चीजें सिंधु बॉर्डर। समझौते के बहुत निकट है। देश जानना चाहता है आपसे, nitty-gritties को किसान discuss नहीं जानना करना चाहते चाहता। हैं, भारत के क्योंकि कृषि वार्ता मंत्री जिस कब नाजुक जाएंगे? दौर में है, भारत चीजें के जहां कृषि पर मंत्री चल कब रही हैं, जाएंगे? रास्ता निश्चित निकलेगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा वीरेंद्र हूं। सिंह जी, आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी समस्या चल रही, कोई किसी से बात क्यों नहीं कर रहा है? दिल्ली के रास्ते खोद दिए गए हैं, किसान भाई परेशान हैं, 4 डिग्री 5 डिग्री के टेम्परेचर में वो किस तरह से पड़े हुए हैं, लड़के बच्चे घर की महिलाएं लेकर आए हुए हैं। आखिर कोई किसी से बात क्यों नहीं करेगा? भाई ये डेमोक्रेसी है, बात तो करनी पड़ेगी ना। हम लोग भी 8 बजे इकट्ठा होते हैं ना, बात करते हैं। सुरेंद्र राजपूत में, अमित पुरी में बहुत मतभेद है, सुनील साजन में, आलोक वर्मा में बहुत मतभेद है, पर हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं, किसी की संवाद अंधेरे करते से हैं। मोहब्बत है, तो किसी वहां को संवाद अंधेरे क्यों नहीं को हो अंधेरा सकता? मैं कहने ये की जानना आदत। चाहता हूं। बस यस इतना बीरेन ही। जी, गो अहेड। देखिए, जो सत्ता में है वो जो कहा है सब सही है। हुक्म दे रखा है किसानों की तबाही के लिए, और कोई कानून नहीं है जिल्ले इलाही के लिए। तो पूरी साहब बैठे हैं, जो कह दें सब सही है। लेकिन इस देश की सच्चाई ये है कि ये किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था 2014 में कि हमारी सरकार बनी तो हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। आज 7वां साल है केंद्र की सरकार का। ये किसान का भला का बहुत दावा करते हैं, भलाई का। ये जो कानून बना है, इसके पीछे भारत सरकार में कृषि सचिव हैं संजय अग्रवाल। वो उत्तर प्रदेश सरकार में ही यहाँ बहुत बड़े बड़े पदों पर सचिव, प्रमुख सचिव रहे हैं, कृषि सचिव भी रहे हैं। संजय अग्रवाल एक ईमानदार छवि के और जनता के लिए काम करने वाले अफसर हैं। उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। उनके कानून में क्या खामियां हैं, क्यों इतना शोर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसकी बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाले साल ये तय करेंगे
कि ये तीनों कानून देश के किसानों के लिए कितने फायदेमंद थे या हानिकारक थे। अब बात आती है कि किसान को उसकी उपज का अगर पर्याप्त मूल्य मिले तब भी वो इतना ज़्यादा उग्र ना हो, आंदोलन ना करे। लेकिन समस्या ये है कि हम कानून से किसान का भला करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यवहारिकता है उस पर हमारी नज़र नहीं है, इस देश की सरकार की नज़र नहीं है। आज मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर किसान का वाकई में सरकार भला करना चाहती है तो उसके डीजल का रेट आधा कर दे, उसके स्कूल के बच्चों की उसकी फीस आधी कर दे, सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में उसका इलाज आधा कर दे, तब तो बात बनती है। उसकी फसल का उचित मुआवजा दे दे, सरकार किसानों को कोई कानून ना दे, वो कहीं नहीं जाएंगे शिकायत करने। लेकिन आप मजबूरी नहीं समझते, असलियत नहीं समझते और कहते हैं कि ये खालिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान के, ये फलाने के, ये अराजक लोग आ गए हैं। एक साहित्यकार ने, एक जानकार ने आज बहुत अच्छी चीज लिखी है, मैं आपको सुनाता हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इस कानून से सिर्फ पंजाब के लोगों को दिक्कत है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले 121 लोगों में 93 अकेले पंजाबी थे और उम्र कैद जो 2600 लोगों को हुई थी उसमें से 2100 लोग पंजाबी थे। तो अंग्रेज भी तो ये कह सकते थे कि जब बाकी देश को गुलामी से कोई समस्या नहीं है तो पंजाब के ही लोगों को ज्यादा दिक्कत क्यों है। तो आज अगर किसान आंदोलन कर रहा है पंजाब का, तो खाली ये कहा जाएगा कि देश का एक आदमी, एक राज्य ऐसा कर रहा है। अरे बात कहीं से आए, ये देश पूरा शरीर है, चाहे उसकी एक अंगुली में चोट लगे, चाहे अंगूठे में लगे, चाहे गर्दन पे लगे, चाहे हाथ टूटे, चाहे पैर टूटे, एहसास तो पूरे देश को, पूरे शरीर को होगा। अगर ये बात समझ ली जाए तो बहुत आसान है, लेकिन सरकारें ना समझेंगी ना समझना चाहती हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा फौज में जाता है, फौज में मरता है, लेकिन जो नेता है वो देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। तो जब अन्नदाता की बात आती है तो वहाँ नियम कानून आड़े आ जाता है, संविधान की किताब खुल जाती है, एक एक पन्ना पढ़ा जाता है कि ये नियम फला नहीं कहता, तुम्हें ये लाभ नहीं मिल सकता, तुम्हारा अनाज इससे ज़्यादा नहीं बिक सकता, बड़ी सारी समस्याएं हैं जी। लेकिन आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और हमेशा उठाते हैं। हम आप सब ये चाहते हैं कि इस देश का किसान खुशहाल हो, उसके घर में खुशहाली रहे, उसके बाल बच्चे सुखी रहें, उसके बहू बेटियां, उनके बेटियों की शादियां हो, उनके घर में उनको फसल का, गन्ने का उचित मूल्य मिले। गन्ना भी तो बहुत बड़ी समस्या है, अभी गन्ने का भी बवाल आएगा। तो ये सब चीज़ों को देखना तो सरकार का ही काम है। अब सरकार 100 दिन में तमाम चमत्कार कर रही थी, अब उस चमत्कार का असर नहीं हो लोगों पे तो कोई क्या करे। खैर जी, चलिए 4 लाइन सुनाता हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है और सूखे कुओं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, और मेरे सपनों के सारे मकान ढह गए पर अपनी मंजिल पाने का अभी अरमान बाकी है, और ज़माने ने एक एक करके सब छीन लिया है पर मेरी आंखों में अब भी ईमान बाकी है, और जमकर बरसना अब की बार मेघ, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप हमेशा सुरेंद्र राजपूत पर शायरी में भारी पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक वर्मा के पास आते हैं। आलोक, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर सरकार लंबे समय तक बात नहीं करेगी तब आप क्या करेंगे? आपको तो खेतों में भी काम की ज़रूरत है, फसल आपकी तैयारी की स्थिति में है, तो अब आप क्या करेंगे? कब तक इस तरह से अड़ियल रुख रखेंगे अगर सरकार बात नहीं करती है आपसे? तो देखिए ब्रजेश जी, अगर सरकार ने ऐसा अड़ियल रुख रखा जैसे आप बता रहे हैं, तो आप ये बताओ, मर तो हम वैसे भी रहे हैं, क्या करेंगे? अगर वो फसल पैदा भी होगी, उसकी खरीदारी नहीं होगी, तो इससे अच्छा तो हम अपना कम से कम आगे का भविष्य तो ठीक करके आए। आप ये बताओ, हर चीज में अभी जैसे पुरी साहब कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे, कृषि निदेशक जी भी बगल में बैठे हैं, ये सारी चीजें अब आप, ये समस्या आज की नहीं है, समस्या ये बहुत पुरानी है। और आज ये जो आंदोलन, बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है,
इसका नतीजा ये है कि किसान भी अब जाग गया है। पर एक बात किसान बताओ, अपनी चीजों को समझता है ब्रजेश जी। हर बार तो सरकार आप लोग को पटा लेती थी चाय देखो, बिस्कुट करा के, मैं इस कह बार रहा हूं क्यों ना, नहीं पट रहे हो? भोले भाले लोग हैं, पहले पटा लिया, वोट ले लिया, ठीक है, सब कुछ अच्छी बात लखनऊ है। में आते थे आप लोग को चाय बिस्कुट करा के पटा लिया जाता था। अरे इस तो बार कोई चाय बिस्कुट का ऑफर इस बार सरकार ने, चाय बिस्कुट बर्गर काफी सब कुछ खिलाएगी, लेकिन इस बार तुम अपनी व्यवस्था साथ में लेके आए ना। वो सरकार आए हमारा खाए, हम सरकार का क्यों खाएंगे? और बहुत दिन हो गया वो झुंझुना पकड़ा के चले तो गए। कब तक बैठे रहोगे जी? कब तक बैठे रहोगे? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक बैठे रहेंगे, और सरकार के टर्म्स कंडीशन पर नहीं, अब किसानों के टर्म्स कंडीशन पर सरकार को बात करनी पड़ेगी। क्योंकि सुनिए ब्रजेश जी, 3 तारीख के जो समय है, अभी लखनऊ से छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान और पूरे देश का किसान 3 तारीख को दिल्ली के अंदर घुसेगा। सरकार की पूरी व्यवस्था है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, पुरी साहब बैठे हैं, सरकार पूरी अपनी जान लगा दे पूरी, लेकिन किसानों को दिल्ली में ओके सुरेंद्र राजपूत, 3 तारीख को सरकार कह रही कि हम 3 दिसंबर को बात करेंगे, तो इनमें सब्र क्यों नहीं? 3 तक रुक सकते हैं ये लोग? क्यों रुके? एक सेकंड, आप सुरेंद्र जी बोलेंगे। देखिए ब्रजेश भाई, सरकार तो नक्सलाइट्स जैसा व्यवहार कर रही है किसानों के साथ में। आप देखिए ना कि सड़कें खोद रही, आप ही ने कहा 30 फीट गहरे गड्ढे खोद रही है कि किसी सूरत में किसान ना आ पाए। दिल्ली किसी की बपौती है क्या? आप बात 3 तारीख को कर रहे हैं, 6 तारीख को कर रहे हैं। भी इन्होंने कहा, अमित पुरी जी ने कहा कि बात पहले भी की कृषि मंत्री ने। अमित पुरी जी बड़ी चतुराई से एक बात छुपा गए कि पहले कृषि मंत्री ने जब बुलावा भेजा, अपने सचिव को भेज दिया था, एक बार उसको भी जरूर पढ़ करके देखें। और सबसे बड़ी बात जो है, तभी बता रहा हूं, आज आप 3 तारीख को अपनी नहीं हिंदू की रिपोर्टिंग बता रहा हूं, 7 घंटे बुराड़ी को जेल बना करके और बुराड़ी को आप शाहीन बाग बना करके क्यों करना चाहते हैं भाई? सच आप मुझे यह बता दीजिए कि किसानों के बीच में प्रधानमंत्री जी क्या वहां पर कुछ और कर रहे हैं? 15-15 लाख दिए जला रहे किसान, क्या नाम, प्रधानमंत्री जी, और किसान वहां ठंड में मर रहा है, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, आप उसके ऊपर डंडा चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं और वाटर कैनन चला रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी दीपावली मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर की तरफ से तमाम मैंने ऐसे तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर बयान देखे हैं जहां पर किसानों का खालिस्तानी आता है, उसे इन दोनों को शांत कर दिया जाए, सुनील सिंह साजन को लिया जाए। जहां खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, न जाने क्या क्या किसान भाइयों को कहा जा रहा है। हालांकि होम मिनिस्टर ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्वीट या फेसबुक देखें तो इनको खालिस्तानी बताने पर आमादा हैं। जो बात 30 साल पहले खत्म हो गई थी, दफन हो गई थी, उन घावों को कुरेदने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि राष्ट्रहित में यह अनुचित कदम है जो कोई भी उठा रहे हैं, वो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, देश का भला नहीं कर रहे हैं वो लोग, जो भी इस तरह खालिस्तानी या इस आंदोलन को इस तरह के मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, हमको आपको एक बात बिल्कुल साफ समझनी पड़ेगी कि एक तरफ किसान का बेटा सरहद पर लड़ रहा है, दूसरी तरफ किसान यूपी दिल्ली बॉर्डर पर लड़ रहा है। जिस तरीके से विदेशी दुश्मन हमारे देश के जवानों के साथ व्यवहार करते हैं, अब बताइए आज कौन लोग किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं? जिनके वैचारिक आका खुद अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, वो लोग आज किसानों को कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मौन हैं। इससे ज्यादा चिंताजनक क्या होगा? यहां तक सवाल ब्रजेश जी है कि सरकार कह रही है कि हम बैठक कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, अरे किसानों को तो भी साथ में बैठा लीजिए, क्या रास्ता निकालेंगे? नहीं, मैं तो उससे आगे कह रहा हूं, ये सारे जी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, अपने सेक्रेटरीज को ले सीधे बॉर्डर पे जाएं, किसान भाइयों के साथ खुली पंचायत हो, बात करिए ना। नहीं, आप, मेरा तो किसी से मतभेद हो तो मैं तो सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हो जाता हूं। में रखा वही देश की सबसे खूबसूरत बात है, वो सबसे खूबसूरत बात देश की वही जो आपने कही, और वही सबसे अच्छा होगा। लोकतंत्र में इससे अच्छी बात क्या होगी? संविधान में इससे अच्छी बात क्या होगी कि सरकार खुद चल करके किसानों के बीच जाए? लेकिन सरकार घमंड में है, अब पता नहीं किस घमंड में है। वैभव महेश्वरी, समस्या क्या है? समस्या अहंकार है, समस्या अड़ियल रुख है, या सरकार कानून में कोई बदलाव नहीं चाहती है? देखिए ब्रजेश जी, नोटबंदी आई थी तो भी यही क्लेम था कि देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, नक्सल खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जीएसटी को भी बताया कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन,
चूंकि लोग सड़कों पर नहीं आए, विरोध बहुत बड़ा नहीं हुआ, इसलिए बहुत एरोगेंस के साथ इन दोनों कानूनों को लाद करके देश की आर्थिक स्थिति कमर तोड़ दी। अभी कृषि क्षेत्र अकेला है जिसके भरोसे थोड़ा सा देश का इकोनॉमी जो है, ढांचा है, वो बचा हुआ। अब देखिए आप, सरकार का एरोगेंस इतना ज्यादा था इसमें भी कि पुलिस का जमावड़ा आपने देखा होगा बॉर्डर्स पर, कितना भयानक पुलिस का जमावड़ा था, हजारों की संख्या में, जितने किसान नहीं थे उतना ज्यादा। अगर ये किसानों की संख्या लाखों को पार नहीं कर जाती तो ये जो एरोगेंस है, जो अमित जी अभी कह रहे थे कि वार्ता जो है करी जाएगी और सरकार तैयार है, ये सरकार तैयार इसलिए है, अब जो किसानों की संख्या है वो अब संभाले नहीं समझ। अब दरअसल ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अराजकता बहुत पसंद है? आप चाहते हैं कि किसान आए दिल्ली में और अराजकता फैलाएं? आंदोलन से निकली पार्टी है और ये अनारकी से निकली, आंदोलन से नहीं। आंदोलन की तरफ बोल दिया, छुरा भोग दिया अन्ना के लिए, और इसको ये अन्ना के तब को तो छुरा भोग दिया सरकार की। थैंक यू पीके पांडे जी। भाई इसका समाधान क्या है? अगर ऐसी क्राइसिस क्रिएट हो गई है, देखिए हजारों लोग आ गए हैं, आज का जो घटनाक्रम समाधान क्या है? गवर्नमेंट स्तर पर चला है, मुझे ऐसा लगता है कि कल वार्ता होगी और मेरी प्रभु से ये प्रार्थना है कि कल एक सकारात्मक वार्ता हो। और एक प्रार्थना मैं किसानों से भी करना चाहता हूं कि ये कानून लागू होगा। ये तो मान लीजिए आप, एमएसपी की जो कंफ्यूजन है या जो कुछ व्यवस्था होगी, प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं। मेरी बात सिर्फ पांडे जी बोलेंगे। कौन है मिस्टर पीके पांडे? आप नजूमी है, भविष्य वक्ता है या भारतीय जनता पार्टी? अरे कांग्रेस पार्टी है, किसी को बोलने नहीं देती, इमरजेंसी वाली पार्टी है ना। किस हैसियत से कह रहे हैं? पांडे बोलेंगे। मिस्टर पीके पांडे किस हैसियत से कह रहे हैं ये कानून लागू होगा? लेट्स वेट ना, आप अपनी बात रखने दीजिए। आप किसी की छाती पर बैठ के गला नहीं दबा मैं सकते। अपने किसानों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बोलिए कि मंडी से नहीं, बाहर किस तरीके से आप कह रहे हैं किसानों की छाती पर गला आके पकड़ोगे क्या? कानून लागू बोलने क्यों नहीं दे कराएंगे? रहे? हर बात पे कहते हैं कि तू कौन है, अंदाजे बया बता गालिब तेरा ये क्या है? ये गर्दन पकड़ेंगे किसानों की। पीके पांडे राज की बात से आपकी नाइत्तेफाकी हो सकती है, वो एक सेकंड, लेकिन तू क्या है? ये कौन सा अंदाज है तेरा? अंदाजे बया का सड़क खोदेंगे, किसानों को लाठी मरवाएंगे, उनकी आंखें फोड़ेंगे और उसके बाद कहेंगे कि कानून लागू होगा। सुरेंद्र जी, ये है कौन? ये कांग्रेस का अहंकार बोलता है, आप उसके सिवा कोई बोल नहीं सकता देश में। प्लीज ओके। यस पांडे जी, अपनी बात कंप्लीट करो। आप सबको अपनी बात कहने का कांग्रेस का अहंकार नहीं है अमित पुरी एक साहब, सेकंड, यही अहंकार है। आवाज बंद। और फिर आप पांडे जी आपके बोलेंगे। बोलिए पांडे जी। मैं सिर्फ इतना निवेदन अपने किसान भाइयों से करना चाहता हूं। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज बंद है, अभी आप शांत रहिए। बोलिए पांडे जी। इस कानून में संशोधन हो, किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी हो। डेमोक्रेसी संवाद से चलती है मेरे भाई। और मेरी प्रभु से ये बात रखने दीजिए उनको कि कल ये जो विवाद है ये किसानों के पक्ष में इसका समाधान हो जाए और किसान अपने घरों को चले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, एक मिनट में जरूर लूंगा। इसमें जब आप किसानों के पास जब हमारे प्राइवेट पार्टनर्स जाएंगे, हो सकता है जाएं, जैसे साउथ में गए हैं, तो मैं अपने उत्तर भारत के किसानों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि उनको अपना दुश्मन मत समझिएगा। वो आपकी जमीन हड़पने नहीं आए हैं। कोई भी व्यवसायी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाता है। उसकी बात को सुनिएगा, चौधरी और अगर उससे आपको फायदा हो, समाधान तो कैसे निकलेगा? चौधरी साहब गो और किसके पास आए? और जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, चौधरी साहब गो अहेड। जो प्राइवेट अरे भाई सुरेंद्र जी, 800 रुपए में धान अभी आप कह रहे थे कि संवाद, 1800 में क्यों अब मैं नहीं संवाद खरीद कर रहे? रहा हूं तो आप संवाद नहीं होने दे रहे हो। भाई 800 सुरेंद्र जी, क्या हो गया? 1800 में क्यों नहीं खरीदवा पा रहे? तो कृषि निदेशक रहे हैं। अरे तो क्या इनको मारोगे क्या? कृषि निदेशक झगड़ा करोगे इनसे? झगड़ा करोगे? खरीद रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हो। कैसे 1800 में खरीदेंगे? सब शांत, इनकी आवाज तो बंद करिए। हाँ, आप बोलिए चौधरी साहब। जिम्मेवारी से बात करें ना। मेरा कहना यह है, एक मिनट, मेरा कहना यह है कि इसमें संवाद के अलावा एक सुपर संवाद हो रहा है। कल संवाद होने की संभावना है या परसों संवाद होने की संभावना है। उससे पहले ही आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया सारे बिल ठीक है, किसान के हक में है, सारी बात ठीक है, अगर किसान को वहां नहीं बेचना है तो बाहर बेच सकता है, किसने रोका है? जब ऐसा देश के प्रधानमंत्री कह देते हैं तो किसी मंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं सहमत हूं, बातचीत का रास्ता तो आज टूट गया। इसमें गलती क्या है? मैं सहमत हूं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पुष्पेंद्र जी, मैं सहमत हूं। आज बातचीत के सारे रास्ते टूट गए जी। कहीं ना कहीं पहले भी ऐसा हुआ, जब भी ये आंदोलन थोड़ा उबाल पे आया तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है।
और प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बाद किस कृषि मंत्री की, किस गृह मंत्री की, अमित शाह जी की, किसकी हिम्मत हो जाएगी ये कहने की कि भाई ये गलत है, जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो कह दिया है कि ये सब सही है। बहुत बड़ी तो बात ये भी कही है एक चौधरी स्थिति है पुष्पेंद्र जिसको ने। हमें सोचना पड़ेगा। और अमित पुरी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ओपन स्पीच में लाइव टेलीविजन के समक्ष ये बात कह दी करोड़ों लोगों के सामने, तो अब बातचीत के रास्ते तो बंद हो गए ना। मैं नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो बात अब खत्म। मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ। जितना अधिकार असहमति के स्वर को अपनी अभिव्यक्ति देने का है, उतना ही अधिकार सरकार को भी अपने स्वर को अभिव्यक्ति देने का है। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि हम असहमति को नहीं सुन रहे, न गृह मंत्री ने कहा। यह खालिस्तानी पाकिस्तानी जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री की उपज है वो जाने, उनका काम जाने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि हम किसानों की असहमति को सुनने के लिए तैयार हैं, उसके साथ वार्ता के लिए तैयार है। और मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मुझे जितनी जानकारी है कि यह बहुत शीघ्र डेडलॉक टूटेगा, रास्ता निकलेगा। लेकिन आज जो यहां पर गाल बजा रहे हैं, इनसे पूछो पोटैटो की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भारत सरकार को भी ये चाहिए कि अड़ियल रुख छोड़कर वो किसानों के साथ बातचीत करे। बातचीत, संवाद करना लोकतंत्र की एक परिपाटी है, और एक स्वस्थ, एक डायनामिक लोकतंत्र में, एक जीवंत लोकतंत्र में संवाद से बेहतर कोई चीज नहीं होती बहनों भाइयों। और संवाद से बड़े बड़े पेचीदा मामले सुलझाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।